सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए तृतीय वर्ष पेपर फर्स्ट के आधुनिक हिंदी पद्य का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आधुनिक काल 1850 से हिंदी साहित्य के इस युग को भारत में राष्ट्रीयता के बीज अंकुरित होने लगे थे। इस काल में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और जीता भी गया। छापे खाने का आविष्कार हुआ, आवागमन के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्सा बने, जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, रेडियो, टीवी व समाचार पत्र हर घर का हिस्सा बने और शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बनी। इन सब परिस्थितियों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर अनिवार्यतः पड़ा। आधुनिक काल का हिंदी पद्य साहित्य पिछली सदी में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा, जिसमें अनेक विचारधाराओं का बहुत तेजी से विकास हुआ। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग और साठोत्तरी कविता इन नामों से जाना गया। छायावाद से पहले के गद्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के दो और युगों में बांटा गया। इसके विशेष कारण भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता, इसका समय है 1850 से 1900। ईस्वी सन 1850 से 1900 तक की कविताओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ा है। वे ही आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह हैं। उन्होंने भाषा को एक चलता हुआ रूप देने की कोशिश की। आपके काव्य साहित्य में प्राचीन एवं नवीन का मेल लक्षित होता है। भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन परंपराएं आपके काव्य में देखी जा सकती हैं, तो आधुनिक नूतन विचार और भाव भी आपकी कविताओं में पाए जाते हैं। आपने भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान, देश प्रेम प्रधान तथा सामाजिक समस्या प्रधान कविताएं की हैं। आपने ब्रिज भाषा से खड़ी बोली की ओर हिंदी कविता को ले जाने का प्रयास किया। आपके युग में अन्य कई महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने विविध प्रकार से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस काल के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की कविता का समय 1900 से लेकर 1920 तक है। सन 1900 के बाद 2 दशकों पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा प्रभाव पड़ा। इस युग को इसीलिए द्विवेदी युग कहते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में आप उस समय पूरे हिंदी साहित्य पर छाए रहे। आपकी प्रेरणा से ब्रिज भाषा हिंदी कविता से हटती गई और खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। भाषा को स्थिर, परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मत बनाने में आपने बहुत परिश्रम किया। कविता की दृष्टि से यह इतिवृत्तात्मक युग था। आदर्शवाद का बोलबाला था। भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम इत्यादि कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया था। कथा और काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। भाषा खुरदरी और सरल रही। मधुरता एवं सरलता के गुण अभी खड़ी बोली में नहीं आ पाए थे। सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसी युग में ब्रिज भाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की। इस युग के प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त आदि। तीसरा युग छायावादी युग कहा जाता है। इसका समय 1920 से 1936 की कालावधि के मध्य माना जाता है। सन 1920 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक बाढ़ आई। यह यूरोप के रोमांटिसिज्म से प्रभावित थी। भाव, शैली, छंद, अलंकार सब दृष्टियों से इसमें नयापन था।
भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद लोकप्रिय हुई इस कविता को आलोचकों ने छायावादी युग का नाम दिया। छायावादी कवियों की उस समय भारी कटु आलोचना हुई, परंतु आज यह निर्विवाद तथ्य है कि आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इसी काल के कवियों द्वारा हुई। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि इस युग के प्रधान कवि हैं। चौथा युग उत्तर छायावादी युग माना जाता है और इसकी कालावधि 1936 से 1943 के मध्य है। यह काल भारतीय राजनीति में भारी उथल पुथल का काल रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई विचारधाराओं और आंदोलनों का प्रभाव इस काल की कविता पर पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणामों के प्रभाव से भी इस काल की कविता बहुत हद तक प्रभावित है। निष्कर्षतः राष्ट्रवादी, गांधीवादी, विप्लववादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी, हालावादी आदि विविध प्रकार की कविताएं इस काल में लिखी गईं। इस काल के प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रांघे राघव आदि। पांचवा युग प्रगतिवादी युग कहा जाता है और इसका समय 1936 से माना जाता है। छायावादी काव्य बुद्धिजीवियों के मध्य ही रहा, जन जन की वाणी वह नहीं बन सका। सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का सीधा प्रभाव इस युग की कविता पर सामान्यतः नहीं पड़ा। संसार में समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। सर्वहारा वर्ग के शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार होने लगा था। इसकी प्रतिच्छाया हिंदी कविता पर भी पड़ी और हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ। 1930 के बाद की हिंदी कविता ऐसी प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के साथ हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका सबसे अधिक दूरगामी प्रभाव हिंदी आलोचना पर पड़ा। मार्क्सवादी आलोचकों ने हिंदी साहित्य के समूचे इतिहास को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास प्रारंभ किया। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के साथ नई कविता के कवि मुक्तिबोध और शमशेर को भी रखा जाता है। छठा काल प्रयोगवाद और नई कविता का काल है। इसकी कालावधि 1943 से 1960 के मध्य मानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संसार भर में घोर निराशा तथा अवसाद की लहर फैल गई। साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अज्ञेय के संपादन में 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तब से हिंदी कविता में प्रयोगवादी युग का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। इसी का विकसित रूप नई कविता कहलाता है। दुर्बोधता, निराशा, कुंठा, वैयक्तिकता, छंदहीनता के आक्षेप इस कविता पर भी किए गए हैं। वास्तव में नई कविता नई रुचि का प्रतिबिंब है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह आदि। इस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कविता ने भी अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर प्राप्त किए हैं। क्या प्रबंध काव्य, क्या मुक्तक काव्य, दोनों में हिंदी कविता ने सुंदर रचनाएं प्राप्त की हैं। गीति काव्य के क्षेत्र में भी कई सुंदर रचनाएं हिंदी को मिली हैं। आकार और प्रकार का वैविध्य बरबस हमारा ध्यान आकर्षित करता है। संगीत रूपक, गीत, नाट्य वगैरह क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। कविता के बाह्य एवं अंतरंग रूपों में युगानुरूप जो नए नए प्रयोग नित्य प्रति होते रहते हैं, वे हिंदी कविता की जीवनी शक्ति एवं स्फूर्ति के परिचायक हैं।
धन्यवाद बच्चों।